हिंदुस्तान में घूम रहे 7 मोदी एक साथ। अब साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं, तो वहीं मोदी ने हाईटेक कैंपेन के मामले में सभी पार्टियों को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। आज हम मोदी को जो अंदाज आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जल्द ही 1, 2 नहीं, 7 नहीं, बल्कि 50 मोदी हिंदुस्तान की जनता से सीधे संवाद करेंगे। हॉलीवुड फिल्मों की तकनीक को इस्तेमाल कर मोदी ने चुनावी कैंपेन में अपना डंका बजा दिया है कि प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री ये मिलाकर एक टीम हो जो देश को आगे चलाए। उथे दल बचाने की कोशिश हो रही सी ते इथे देश बचाने की जद्दोजहद। আমাদের এই চিন্তাধারা সেটা বিহার হোক, বেঙ্গল হোক, ঝাড়খণ্ড হোক, আসাম হোক বা নর্থ ইস্ট হোক, দেশখনৰ সমস্যাৰ মূলত ಬ್ಯಾಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ আছে, ಕುಶಾಸನ আছে। ವಿಕಾಸದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನವೂ ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ। ಸೃಷ್ಟಿಸಿದum ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದum വളർത്തിയതുമെല്ലാം ଯେବେ ପରାଜୟ ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯାଉଛି। వద్దు, నా బిడ్డను కాపాడండి అని। हिंदुस्तान में एक साथ गरज रहे 5, 6, 7, 8 मोदी। हमें कमेटी नहीं, हमें कमिटमेंट चाहिए और देश के लिए कमिटमेंट। पंजाब से केरल तक मोदी भर रहे हुंकार। उनकी सोच है भारत मधुमक्खी का छाता है, हमारी सोच है भारत हमारी माता है। जे साडे युवा तांदी रखा करके उसे युवा तांदी ताकत दे परोसे इस भारत नु विश्व गुरु बनाने दा सुपना पूरा करना है। ഞാനെന്ന വ്യക്തി റെയിൽവേ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ ചായ വിൽക്കുന്നവനായിരുന്നു। ഒരു താണജാതിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ഞാൻ മത്സരിക്കാൻ നിൽക്കുമോ? कोलकाता से हैदराबाद तक हर भाषा में दे रहे जवाब। वे कहते हैं हम जब तक गरीब की बात नहीं करें मजा नहीं आता, और हम जब गरीब की बात को सुने, उसे याद करें, तो दर्द से हम रात भर सो नहीं पाते। এমন এক ব্যক্তি যে রেলের কম্পার্টমেন্টে চা বিক্রি করত, এমন এক ছোট জাতিতে জন্ম নেওয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্বাচনে আমি লড়ব। అంత హీనమైన చరిత్ర కలిగిన ఒక వ్యక్తితో నేను పోటీ పడ్డమా? नरेंद्र मोदी के हाईटेक कैंपेनिंग में एक और नजारा देखने को मिल रहा है। अभी तक आपने मोदी को हिंदी में ही भाषण देते सुना होगा। मोदी हिंदी में ही अपने विरोधियों पर वार करते हैं और उनके विरोधी इसी भाषा में उनका जवाब देते हैं। बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर उनको राजस्थान में, कर्नाटक में, गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मंगल ग्रह पर से आए हैं। लेकिन अब ये तरीका पुराना हो चुका है। मोदी की आईटी टीम ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है। ऐसा तरीका इजाद किया गया है जिसके कार्ड जल्द ही विरोधी दलों को ढूंढनी पड़ेगी। एक एक कर देखते जाइए कितनी भाषाओं में गरज रहे हैं मोदी। देखिए हिंदी में भाषण देने वाले मोदी कैसे पंजाबी में बोलते हैं। उनकी सोच है पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, हमारी सोच है पैसे खेत और खलिहानों में उगते हैं और मजदूरों के पसीने से पलते हैं। ये हमारी सोच। जदों हार बिल्कुल पक्की दिस रही है, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, ताकि कोई मां अपने पुत्र नु बलि चढ़ाने लिए तैयार होंदी है कि अब सुनिए हिंदी और पंजाबी के बाद बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में मोदी कैसे गरज रहे हैं। प्रियപ്പെട്ടവരെ 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देके। আমাদের এই চিন্তাধারা সেটা বিহার হোক, বেঙ্গল হোক, ঝাড়খণ্ড হোক, আসাম হোক বা নর্থ ইস্ট হোক,
ವಿಕಾಸದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನವೂ ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ. സൃഷ്ടിച്ചതും സംരക്ഷിച്ചതും വളർത്തിയതുമെല്ലാം ज्यादा भाषाओं में करें तो मेरे ख्याल में उतना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि थोड़े ही दिन में जैसे सोशल मीडिया है, जैसे हमारा यूट्यूब का टेक्नोलॉजी है, कोई ना कोई इन सबको इकट्ठा करके दिखाएंगे और उस टाइम ये मेरे ख्याल में खुलासा जैसे होगा. और देखिए, असमिया, उड़िया और तेलुगु में भी मोदी अपने विरोधियों को ललकारते नजर आ रहे हैं. राजनीति सब कुछ है, हमारी सोच है राष्ट्र नीति सब कुछ है. দেশখনৰ সমস্যাৰ মূলত ব্যাড গভর্নেন্স আছে, কুশাসন আছে. ଏବେ ପରାଜୟ एकदम ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯାଉଛି. వద్దు, నా బిడ్డను కాపాడండి అని. मोदी और उनकी टीम ने स्थानीय भाषाओं में वोट मांगने का ये नया तरीका ढूंढा है. अब तक मोदी उत्तर भाषा दक्षिण भारतीय कुछ राज्यों में ही अपनी बात पहुंचा पाते थे, लेकिन अब मोदी इस तरीके से एक साथ गैर हिंदी राज्यों तक अपनी आवाज पहुंचा पाएंगे. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, तो इसलिए जाहिर है कि उनकी चेष्टा ये है कि वो इस देश के हर कोने में अपना संदेश भिजवाएं और जनता से आह्वान करें कि उनकी पार्टी के लिए और उनके लिए वोट करें. मोदी का जो भाषण आप 7 गैर हिंदी भाषाओं में सुन रहे हैं, वो दिल्ली के रामलीला मैदान में दिया गया था. 19 जनवरी 2014 को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी ने हिंदी में जोश से भरा भाषण दिया था. मोदी के इसी भाषण को अलग अलग भाषाओं में पैराडप किया गया और इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया. मोदी का भाषण पैराडप करने के लिए भी एक्सपर्ट टीम की मदद ली गई होगी. खबर है कि गुजरात में मोदी की आईटी टीम ने इस कारनामे को अंजाम दिया है. ये सारा काम हाईटेक स्टूडियो में किया गया होगा. उनकी सोच है भारत मधुमक्खी का छाता है, हमारी सोच है भारत हमारी माता है. जे साडे युवा तांदी रखा करके उसे युवा तांदी ताकत दे परोसे इस भारत नु विश्व गुरु बनाने दा सुपना पूरा करना है. ഞാനെന്ന വ്യക്തി റെയിൽവേ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ ചായ വിൽക്കുന്നവനായിരുന്നു. ഒരു താണജാതിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ഞാൻ മത്സരിക്കാൻ നിൽക്കുമോ? मोदी के गैर हिंदी भाषणों वाले वीडियो को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है. खबर है कि मोदी की आईटी टीम जल्द ही 50 क्षेत्रीय भाषाओं में मोदी की स्पीच लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी. जिनको टेक्निकल मामले में दिलचस्पी है, उनको ही इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते, महत्व देते. बाकियों को ये लगता है कि ये तो अपने भाषा में बोल रहे हैं और उसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल में अच्छा ही होगा. मोदी की बात हर उस वोटर तक पहुंचेगी जो उन्हें अभी तक सुनता तो है लेकिन समझ नहीं पाता. अब ये देखना बाकी है कि हाईटेक मोदी की नई कार्ड सबसे पहले कौन सा विरोधी ढूंढता है. नेहा केसरी के साथ सुधीर पांडे, दिल्ली, इंडिया न्यूज. मोदी जो करते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है. क्षेत्रीय भाषा में भाषण देने के पीछे राजनीतिक वजह है. उत्तर भारत को हटा दें तो दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में जहां का वोटर हिंदी नहीं समझता, बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा से ही खराब रहा है. मोदी इसी को ध्यान में रखकर प्रचार कर रहे हैं. 2014 के चुनाव हर प्रकार से भिन्न है. इसके पूर्व देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी. 2014 ਦੇ ਚੁਣਾव हर तरह नाल वखरे ने. इस तो पहला देश दी अजही दुर्दशा पहला कदी नहीं देखी. मोदी पंजाब के लोगों तक उन्हीं की भाषा में बात पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पंजाब की 13 सीटों में से 5 सीटों पर ही बीजेपी और अकाली दल का कब्जा है. बीजेपी के पास सिर्फ अमृतसर की एक सीट है. सिद्धू यहीं से सांसद हैं. मोदी पंजाब में अपनी सीटें बढ़ाना चाहेंगे. उनकी सोच है पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं. हमारी सोच है पैसे खेत और खलिहानों में उगते हैं. ഒരു പ്രവർത്തകനുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് മോശമായിട്ട് കരുതുന്നു. അതവർക്കൊരു അപമാനമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ଆମ ନୀତିରେ ଏମିତି କଣ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା?
आम कामरे एमिति कौन समस्या थिला మన విధి విధానాల్లో ఏం తక్కువ ఉంది, అలాగే మన కార్య సాధనలో లోపం ఏముంది? ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ मलयालम, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ में भाषण देकर मोदी ने दक्षिण भारत में सेंध लगाई है। कर्नाटक की 28 सीटों में से 18 सीटें बीजेपी के पास हैं, लेकिन राज्य के मौजूदा हालात बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं। उड़ीसा की 21 सीटों में से बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं है। आंध्र प्रदेश की 42 सीटों में बीजेपी ने पिछले चुनाव में खाता भी नहीं खोला था। केरल की 20 सीटों में भी बीजेपी की 0 सीटें हैं। अगर गणित लगाएं तो दक्षिण के 4 बड़े राज्यों में बीजेपी के पास 111 सीटों में से 18 सीटें ही हैं। 3 राज्यों में तो पिछले चुनाव में खाता भी नहीं खुला। मोदी इन राज्यों की जनता में अपनी पैठ किसी भी कीमत में बनाना चाहेंगे। जनता को और तरीके से भी प्रभावित करना पड़ता है और वो सिर्फ पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हो सकता है। तो इसलिए ये कमी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कम से कम साउथ के प्रांतों में कर्नाटक को छोड़कर वो तंत्र नहीं है। उनकी सोच है देश वो चलाएंगे जिनके दिल में कांग्रेस है। हमारी सोच है टिकट उनको मिलेगी जिनके दिल में भारत माता है। ഒരു പ്രവർത്തകനുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് आम नीति रे एमिति कौन त्रुटि थिला మన విధి విధానాల్లో ఏం తక్కువ ఉంది? ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರೇ, ಅಲ್ಲಿ आपने 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देके दिए। এমন কি আছে যা আমাদের অস্তিত্বকে ধরে রাখে? সেটা কি জিনিস? দেশখনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ কৰ্মকৰ্তাসকল बंगाली और असमिया में भाषण के बहाने मोदी की नजर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों पर है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से सिर्फ दार्जिलिंग की सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2009 में असम की 14 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार मोदी को ये मंजूर नहीं होगा। 8 महीने एक सेवक को देके देखो। देश को शासक नहीं सेवक की जरूरत है। এমন কি আছে যা আমাদের অস্তিত্বকে ধরে রাখে? সেটা কি জিনিস? দেশখনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ কৰ্মকৰ্তাসকল ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರೇ, ಅಲ್ಲಿ पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों को अगर मिलाएं तो लोकसभा की 67 सीटों में से सिर्फ 5 सीटें ही बीजेपी के खाते में हैं। मोदी पूर्वोत्तर में दम लगा रहे हैं। वो किसी भी हालत में यहाँ पार्टी का प्रदर्शन अच्छा करना चाहेंगे। इस चुनाव में जो हम मानते हैं कि यंग वोटर का इंपैक्ट 20% हो सकता है, तो उन पे मेरे ख्याल में एटलीस्ट 30% इसमें इन्फ्लुएंस हो सकता है। कि प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री ये मिलाकर एक टीम हो जो देश को आगे चलाए। जिन 7 भाषणों के जरिए मोदी गैर हिंदी भाषी राज्यों में पैठ बना रहे हैं, वहां पर कुल 191 सीटों में से महज 24 सीटों पर बीजेपी जीती थी। मोदी इस आंकड़े को कम से कम 100 के करीब लाना चाहेंगे और इसीलिए इतना हाईटेक प्रचार किया जा रहा है। शिवानी त्यागी के साथ सुधीर पांडे, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मोदी का 3D अवतार। आप कहीं मत जाइएगा। हिंदुस्तान में घूम रहे 7 मोदी एक साथ। हिंदुस्तान में घूम रहे 7 मोदी एक साथ। एक आइडिया ने मोदी के कैंपेन का रुख ही बदल दिया। कांग्रेस के मारे ताने और अपने बैकग्राउंड को देखते हुए मोदी ने चाय चौपाल शुरू की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने इसे रिश्वत माना है, लेकिन इस कैंपेन ने विरोधियों के माथे पर पसीना जरूर ला दिया था। महात्मा गांधी ने हमें स्वराज्य दिलाया, लेकिन हम सुराज्य नहीं बना पाए।
तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर 12 फरवरी को अहमदाबाद और 8 मार्च को दिल्ली से मोदी ने चाय चौपाल लगाई। 2 पीढ़ी शिक्षित होती है। इसी एक चाय चौपाल में मोदी एक कुर्सी पर बैठ गए और सैकड़ों शहरों के हजारों सेंटर पर लोगों ने मोदी से लाइव बातचीत की। अब सारे निर्णय, सारी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत चलती है। ये सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से मुमकिन हो पाया। मोदी का लाइव वीडियो हर सेंटर से जोड़ दिया गया था। जैसे आप टीवी पर लाइव मैच देखते हैं, ठीक उसी तरह मोदी लोगों से लाइव बातचीत कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त कोई भी पार्टी इस हद तक पहुंचे हैं जहां तक मोदी ने अपना टेक्नोलॉजी की खेल ले गया है। तो उस बैरियर को क्रॉस करना अब किसी को भी मुश्किल होगा। मोदी ने देश के मध्यम वर्ग पर जाल फेंका। जो जनता सिर्फ भाषण सुनने वाली भीड़ का हिस्सा बनती थी, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से सीधा संवाद कर रही थी। बड़ौदा गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरा नाम कैलाश गोस्वामी है और मैं नरेंद्र मोदी जी से ये सुझाव करना चाहूंगा कि एमपी एमएलए जो है वो हर हफ्ते अपने विस्तार में जाए। अच्छा सुझाव आपने दिया है। जनप्रतिनिधि का काम रहता है कि वो लगातार जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख का साथी बने। आप एक कमरे में बैठकर या एक चाय के स्टॉल पर बैठकर 500 चाय के स्टॉलों पे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जो अपनत्व का एहसास होता है, जो दूरी होती है, वो नजदीकी में तब्दील नहीं होती। और अब हम आपको दिखाते हैं मोदी का 3D अवतार। मोदी का अक्स, मोदी का रथ, मोदी की हर तकनीक लाजवाब हो चुकी है। अमेरिका की तकनीक को मोदी हिंदुस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि मोदी की इन आधुनिक तकनीक से वोटर कितने प्रभावित होते हैं। लेकिन जो भी हो, अभी तक मोदी को तकनीक के मामले में कोई विरोधी नहीं पकड़ पाया है। ये मोदी का 3D अंदाज है। गुजरात विधानसभा के चुनाव में मोदी ने पहली बार 3D कैंपेन चलाई तो विरोधी दंग रह गए। कहा जाता है कि मोदी की इस 3D कैंपेन के पीछे अमेरिका की एजेंसी एप्को वर्ल्ड वाइड का दिमाग है। इसी कंपनी ने अमेरिका में ओबामा का 3D प्रचार किया था और गुजरात में मोदी का जिम्मा संभाला। 3D कैंपेन के बाद मोदी का वर्चुअल रथ भी सामने आया। रथ पर LED स्क्रीन लगी होती है। स्क्रीन पर सामने खड़े लोगों की तस्वीर उभरती है। स्क्रीन के सामने खड़े लोगों को ये महसूस होता है कि मोदी उनके ही बीच में है। रथ में लगे कैमरे के जरिए पूरा काम अंजाम दिया जाता है। कैमरा सामने खड़े लोगों को LED स्क्रीन पर रख देता है और मोदी डिजिटल अवतार में दिखते हैं। मोदी के रैलियों की कवरेज देखिए। मीडिया को सारा आउटपुट मोदी की टीम से मिलता है। क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, ये मोदी की टीम तय करती है। कम भीड़ को भी कैसे ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाए और ज्यादा भीड़ कैसे जनसैलाब बना दी जाए, ये काम मोदी की टीम अंजाम देती है। उनकी सोच है गरीबी। मोदी ने ऑडियो ब्रिज टेक्निक से अपने मोबाइल के जरिए बिहार में बीजेपी के 1500 नेताओं से एक साथ बातचीत की थी। नेताओं को 3 ग्रुप में बांटा गया था और मोदी सभी से एक साथ बातचीत कर रहे थे। हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने पहली बार ऐसा कैंपेन चलाया था। सुधीर पांडे, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं। हिंदुस्तान में घूम रहे 7 मोदी एक साथ।